बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हमारी इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी अहम हैं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी और सारी है। पूरे निजाम की, पूरे सिस्टम की सहूलत कारी के बावजूद नवाज शरीफ की मुश्किलात जो हैं उनमें कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाने वाले अहम सरकारी ओहदेदारान के फारिग होने की खबर है, और यह बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। और निगरान हुकूमत बड़ा रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन एंड पर बिलाखिर 100 प्याज और 100 जूते के मिसदाक, जिस तरह से कागजात नामजदगी में इन्होंने पहले ड्रामा रचाया, सिस्टम को एक्सपोज किया, फिर सबके कागज भी जमा हो गए, उसी तरीके से नवाज शरीफ के खास लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाना था वो इस वक्त फारिग हो चुके हैं। पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी चाल चली गई है। पीटीआई के उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा लगाएं इस हब्स ज़दा माहौल में भी कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन के एक दफा आप भी हैरान रह जाएंगे, मेरे लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड था। ऑल्दो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, और अब जो हामी सहाफी हैं नून लीग के, आले शरीफ के वजीफा खोर सहाफी, दिल पे पत्थर रख के जो बातें वो कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प हैं। लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ अब एक नई चाल है, और इस हवाले से अहम तरीन खबरें हैं। तायीद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा तो वैसे ही इस वक्त ऑब्वियसली आपको पता है कि पीटीआई के जो लोगों के हैं उनके ऊपर भी इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल आ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक टेक्निकल नॉकआउट करने का भी फैसला किया गया है पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सारी डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले सबसे पहले तो आज बानिए पाकिस्तान जो है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनका 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ जो मसीही बिरादरी है उनका त्यौहार क्रिसमस है, जिसकी उन्हें खुशियां मुबारक हों। पाकिस्तान के अंदर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनका यौम पैदाइश है। ये जिनाह का पाकिस्तान नहीं है, ये जिनाह के पाकिस्तान के तसव्वुर के करीब करीब भी नहीं फटकता आज जो मेरे पाकिस्तान को बना दिया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासतदान थे, ये दो चीजें। और आज एक मर्तबा फिर स्ट्रगल चल रही है, और रूल ऑफ लॉ के लिए सियासत में वकील भी आ रहे हैं, और जाहिर बात है पीटीआई पर क्रैकडाउन है। पिछले 4-5 दिन भी हमने देखा कि वकला ने जो किरदार अदा किया, काले कोट ने जो किरदार अदा किया, और उस पर जस्टिस अली बाकर नजफी को पूरी कौम का सलाम। और लाहौर और पंजाब, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा, उसकी अवाम का सलाम कि उन्होंने अदालत खोली। ये सारे कागज वरना इन्होंने जमा ही नहीं करने थे। अब एक जानिब तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भाग रहे हैं, और कोई कहीं शहबाज शरीफ कसूर, नवाज शरीफ मानसेरा, मरियम नवाज शाहपुर, सरगोदा, बिलावल भुट्टो ने कराची का इंतखाबी मैदान ही छोड़ दिया है, और लाखों उलमा जो हैं उनके नुमाइंदा मौलाना फजल रहमान साहब पशीन चले गए हैं जी कि वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये सारे अपने अपने हलकों से इतने कमजोर हो चुके हैं। अब वो एक परवेज खटक साहब हैं, वो खान साहब के खिलाफ बयानात पे बयानात दे रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। वो खटक साहब एक सीट तो निकालना चाहेंगे ना, आप उस एक सीट को भी अगर आपने नहीं रिटेन करना ना, फिर आप खान साहब के खिलाफ बयान दें, क्योंकि लोग जितना मुतनफर हो रहे हैं। और इनके साथ इस पार्टी के जो दूसरे टॉप की शख्सियत है महमूद खान, वो कहते हैं मैं खान के खिलाफ बात नहीं करूंगा, ये पश्तून रिवायात के खिलाफ है, ये हमारे उस कोड के खिलाफ है, पख्तून कोड के खिलाफ है। तो भाई आपका जो साथ बंदा बैठेगी उस पर चार्जशीट है। परवेज खटक साहब के साथ अभी क्या होना है? अच्छा, पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप देखें कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्टें नहीं जारी हुई। पीटीआई की जो लिस्ट, पीटीआई ने फहरिस्त जारी की अपनी जो
रिजर्व सीट्स के लिए, उसके ऊपर आपको पता है कि जो नाम दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कुछ भी हुआ और जो वो लिस्ट आई, क्योंकि पीटीआई का इंतखाबी निशान जा चुका है और कल नई फहरिस्त जारी की गई थी पाकिस्तान की सियासी जमातों की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडरशिप का खाना जो है वो खाली छोड़ा गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी की फहरिस्त से भी आउट कर दिया गया है और इस वक्त मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो आया है और तमाम सियासी पार्टियों की प्रायोरिटी लिस्ट मखसूस नशिस्त बराए खवातीन कौमी असम्बली आवेज़ा कर दी गई है और इसमें इन्होंने पार्टियों के नाम दिए हैं 8 पार्टियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम लीग नून, टीएलपी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नजरियाती पाकिस्तान, मरकजी मुस्लिम लीग, इन जमातों ने बेसिकली अपने जो नाम हैं वो दिए हैं प्रायोरिटी लिस्ट के तौर पर और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर ये एक डाका डाला जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बिल आखिर फैसला हो चुका है। कुछ इसके अंदर गौर फिक्र हो रहा था लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मौज़म भट्ट ने यह कंफर्म किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतल्लिक पटिशन तैयार हो चुकी है। मौज़म भट्ट ने कहा कि कोशिश होगी कि पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है और पटिशन में मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला दिया है। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान ने कहा कि गैर मुतल्लका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से अपना जो लिस्ट है उसमें पीटीआई का नाम नहीं डाला था। अब वहीं दूसरी जानिब कागजात नामजदगी तो जमा हो चुके हैं, छीनने का आखिरी दिन भी गुजर चुका है, लेकिन अब इसमें कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होनी है। इसमें भी बहुत से लोगों को उड़ाया जाएगा। उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में अब तक की तफसीलात के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारान की पार्टी तफसील सबसे बड़े पहले नंबर पर इस वक्त पीटीआई के लिए हफ्ज़दा माहौल है। पीटीआई को आपने क्रश कर दिया, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया। स्ट्रीट पावर है ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अवाम मैटर करती है, पाकिस्तान की अवाम मैटर करती है ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो ये एक नुक्ता है जो बड़ा अहम है। अब इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसके उम्मीदवारान के वाले से बताया जा रहा है कि 2434 और दूसरे नंबर पे नून लीग 2134, पीपल्स पार्टी के 1651 और टीएलपी के 1478 जो लोग हैं उन्होंने इसकी टिकट के लिए अप्लाई किया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब ये ऐसी एक खबर है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और वो सारे साफी, बल्कि गरीदा फारूकी साहिबा ने भी ये ट्वीट किया और मुझे हैरत हो रही है कि पता नहीं कितने भारी दिल से गरीदा फारूकी साहिबा ने ये लिखा होगा कि ये कहते थे ना पीटीआई की टिकट लेने वाला कोई नहीं है। ओ भाई, पीटीआई के लोग तो अपने कागजात नामजदगी खुद इसलिए नहीं जमा करवाने जा रहे, उन्होंने उठाए जाना था। क्या वजह मरीम नवाज ने छुप छुप के अपने कागज जमा करवाए? क्या वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने कागज छुप छुप के जमा करवाए? क्या वजह है कि शहबाज शरीफ ने अपने कागज छुप छुप आकर जमा करवाए? क्योंकि ये अवाम से डरते हैं, अवाम का खौफ है। एक जानिब अगर आप स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई को उसका खौफ होगा, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरी पार्टीज जो हैं जो ये सब करवा रही हैं उन्हें अवाम का भी खौफ है। और जमहूरियत में जमहूर से बड़ी ताकत तो कोई नहीं है। अब वहीं दूसरी जानिब कागजात की जांच पड़ताल में कुछ मुमकिनात हैं। अब ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ जा सकती हैं। मफरूर उम्मीदवारों को आरओ तलब कर सकता है और उन्हें हर हाल में पेश होना होगा। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो मफरूर है उनके लिए नॉर्मली ये है कि प्रेसिडेंट है इस हवाले से कि जो उम्मीदवार है वो खुद ना आए, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का पहुंचना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि मफरूर उम्मीदवारों की जानिब से वकील पेश हो सकते हैं। आरओ ने अगर एतराज ना किया तो फिर कागजात मंजूर होंगे। मुखालिफिन मफरूर उम्मीदवारों के दस्तखत जो हैं उन्हें चैलेंज कर सकते हैं कि ये साइन इन्होंने खुद नहीं किए, इसलिए ये खुद आए। 9 मई में मुलव्विस इश्तिहारी अफराद को भी मुखालिफिन जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। आरओ के बुलाने पर उम्मीदवार जाती तौर पर पेश ना हुआ तो कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हो सकते हैं। जाती तौर पर तलब करने पर आरओ की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इश्तिहारी मुजरिम और रोपोश उम्मीदवार अगर आरओ के सामने पेश होते हैं तो उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे उठा लेंगे। इलेक्शन का वक्त है और मदरजा वाला उम्मीदवारों को सिर्फ अदालत
عدالتوں سے ہی کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اس سب کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کاغذات اگر ان کے ریجیکٹ ہو گئے تو پھر ان کے پاس اپیلیں سننے کے لیے بھی ایک آپشن ہوگا، اپیل کرنے کے لیے، اور ٹریبیونلز جو ہیں وہ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج بطور ٹریبیونل جج اعتراضات سنیں گے، لاہور ہائی کورٹ کے 9 جج بطور ٹریبیونل جج کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 جج ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 جج بطور ٹریبیونل اس میں یہ معاملات سنیں گے، اور سندھ ہائی کورٹ کے 6 جج جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جو ہیں ان کی درخواستیں سنیں گے۔ تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگل ایک آپشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس۔ معذرت۔ وہیں دوسری جانب اب ایک نیا حکم نامہ بھی آ گیا ہے کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدوار جو ہیں وہ پولیس، نادرا، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، پاور ڈویژن، پیٹرولیم ڈویژن، نیشنل کمیونیکیشن ڈویژن، ہاؤسنگ ڈویژن، چاروں چیف سیکرٹریز سی ڈی اے کی اسکریننگ سے گزریں گے، اور تمام مراحل پار کرنے والا ہی یہ اسکروٹنی پاس کرے گا، اور اس کے لیے ایک آن لائن سینٹرل سسٹم بھی بنا دیا گیا ہے فیسیلیٹیشن کے لیے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر ان کی رینکس اینڈ فائلز کے اندر یہ بات تاثر آ رہا ہے کہ یہ غالباً اس میں نیب، ایف آئی اے اور پولیس کا جو اضافہ ہے کہ یہاں سے ان کی کلیئرنس ہونی چاہیے، یہ اس جانب ایک بڑا کلیئر اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ہی ہے، اور یہ بیسیکلی ایمڈ ہے ایٹ پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹس۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے احکامات دیے ہوئے تھے نگران حکومت کو کہ ایک تو آج چیمہ کو ہٹاؤ، نگران حکومت نہیں ہٹا رہی تھی، ایک جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ، اور دوسرا ڈی سی اسلام آباد۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی دل پہ پتھر رکھ کے ہی کہا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے مجبوریاں ہیں، کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، جیسے خط لکھے، خط الیکشن کمیشن لکھ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، یا پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں، لیکن وہی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی لے لیتا ہے، پی ٹی آئی کی جو اسکروٹنی لسٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کو شامل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے احکامات پر بالآخر مرتا کیا نہ کرتا، 100 پیاز 100 جوتے کے مصداق وفاقی حکومت نے بہت ریزسٹ کیا، نگران حکومت نے دل پہ پتھر رکھا، اور نگران حکومت سے ہمدردی ہے کہ انہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگلا شاید وہ بندہ پھر ایسا ہی لائیں جو ان کی جگہ کو بہترین طریقے سے فل کر سکے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے احکامات پر آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان اور ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو ہٹا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کے خلاف سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکایات پر دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، تاہم دونوں کو واضح احکامات کے باوجود عہدوں سے نہ ہٹائے جانے پر الیکشن کمیشن نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو 26 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے کہ بھئی ہم نے واضح احکامات اتنے پہلے سے دیے ہوئے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں یہ کیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کے سیکٹری خرم آغا کی جانب سے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کی جگہ تعیناتی کے لیے پینل آف آفیسرز تجویز کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جگہ کون آتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ آ جائے نا کہ پچھلے کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ نگران وزیر اعظم نے آج چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو ارسال کر دی ہے۔ کابینہ ڈویژن کی سمری کے مطابق الیکشن کمیشن نے آج چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج چیمہ اور یہ دونوں آرڈرز جو ہیں اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے ان سب کی جانب سے، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ہی یہ مطالبہ تھا، تو یہ مطالبہ منظور ہوا ہے، اور obviously وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے تھے اور وہ سارا نظام بنائی بیٹھے ہوں گے ڈی سی صاحب اور آئی جی صاحب جو ہے کہ الیکشنز میں کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح سے چیزیں لے کر چلنی ہیں۔ اور ویسے بھی شہر اقتدار کا جو حال تھا، کیونکہ یہ سارے تو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہی ان کی توجہ تھی، شہر اقتدار میں کرائم بڑھ رہا تھا، کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ آئی جی صاحب کا کام تھا نہیں، اور اس سب کے اندر جو اصل کام ہے وہ اسے بھول گئے تھے۔ ابھی کل آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ڈی آئی جی ہیں آرگنائزڈ کرائم کے لاہور والے، وہ ڈی آئی جی صاحب جو خان صاحب کے زمان پر کوپریشن بھی کرنے گئے اور خان صاحب کو ریسٹ کر کے بھی لے گئے تھے وہ اٹک جیل، تو یہ وہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب ایک اسپتال کے اندر ایڈمٹڈ تھے اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ والد صاحب کی کسی سے طلق کلامی ہوئی، پولیس نے جا کے دھاوا بول دیا، شیر جوانوں کے جھاکے کھل گئے ہیں نا، ریاست کی طرف سے کھول دیے گیا ہے انہیں، تو اب وہ اپنے کام بھی کریں گے اس کی آڑ میں۔ تو ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ گئے وہاں پر، خود کیمرے توڑے، میڈیا کو وہاں پہ زد و کوب کیا، ڈی وی آرز لے لیے، سارے کیمرے اٹھا لیے، سی سی ٹی وی ہٹا لیے، اور وہاں پہ پھینٹا لگایا سٹاف کو اور یرغمال بنا لیا۔
यरगमाल कौन बना? ये यरगमाली नहीं, पंजाब पुलिस के शेर जवानों को डीआईजी खुद लेके गया ऑपरेशन लीड करने, बहादुर है ना, पहली सबसे लड़ते हैं। अच्छा, फिर मसला ये बन गया कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो है वो मियां आमिर साहब का है, वो एक बड़े आम पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं, दुनिया न्यूज़ उनका है। तो फिर जाहिर बात है पंगा जरा बड़े बंदे से ले लिया, किसी माड़े बंदे का होता तो डीआईजी साहब के लिए शायद तमगा होता, डीआईजी साहब को शायद उस पर प्रमोशन मिल जाती, शाबाश मिलती, लेकिन डीआईजी साहब को अब ओएसडी बना दिया गया है क्योंकि तगड़े बंदे से मुकाबला किया ना, तगड़े बंदे के अस्पताल पे हाथ डाला, तो फिर ऐसे ही होना था डीआईजी साहब के साथ। लेकिन यही अगर कोई माड़ा बंदा होता तो ये बेसिकली इस वक्त हर इदारे के अंदर जो बंदे बैठे हैं ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, सब जो है उनकी प्रायोरिटीज, उनके झाके जब खोल दिए गए, उनसे जब फस्तायत, अब कोई डिप्टी कमिश्नर अपनी खातिर भी अपने कोई पर्सनल ग्रज निकालने के लिए एमपीओ के ऑर्डर्स का तो अब आराम से इस्तेमाल होगा ना। अब इसी तरीके से ये रेड्स या कमाल बनाना, बंदे उठाना, ये सब कुछ अब पुलिस के झाके खुल गए हैं। पुलिस से अगर आप अपना डर्टी वर्क करवाएंगे तो थोड़ा बहुत वो अपना डर्टी वर्क भी करेंगे, जैसे ये डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सबके सामने है। तो ये मुल्क का हाल कर दिया इन्होंने। लेकिन बड़ी खबर है कि कम अज़ कम चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आईजी और डीसी इस्लामाबाद और आज चीमा का हटाया जाना बड़ी खबर है और आले शरीफ के लिए बिलाशुबा एक बुरी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।